सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके अध्ययन करने के बाद आप अपने बारे में या आपके संपर्क में जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में एक धारणा का विकास कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं या उसकी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएंगी उसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ताकि जो जो चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आपको आसानी से पहुंच जाएंगी। चलिए तो लेट ना लगाते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम उस टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। चलिए देखते हैं व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के बारे में। व्यक्तित्व 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 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पर्सनालिटी। अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। जो पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? पर्सोना। पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क। जिसका अर्थ होता है मास्क। मास्क कह सकते हैं। मास्क है मुखौटा। मुखौटा। इतनी बातें समझ में आई। हमने बताया व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। अतः जो पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ बाह्य दिखावा मात्र होता है। जो पर्सनालिटी शब्द का बाह्य दिखावा, जो शाब्दिक अर्थ है बाह्य दिखावा मात्र, वह पर्सनालिटी शब्द का एक संकुचित अर्थ है। अगर व्यक्तित्व या पर्सनालिटी शब्द के व्यापक अर्थ की बात किया जाए तो इसका क्षेत्र है। व्यक्तित्व एक अत्यंत व्यापक शब्द है, व्यापक क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत बालक के या व्यक्ति के संबंध में बाह्य तथा आंतरिक दोनों रूपों में अध्ययन किया जाता है। अगर हम इससे संबंधित जो कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री जो अपने विचार प्रकट करते हैं उसमें है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड बताते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। चलिए देखते हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप होता है, गिलफोर्ड कहते हैं। इसके बाद एक शिक्षा शास्त्री और हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ बताते हैं व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व कहलाते हैं। व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व कहलाती है। इतनी बात समझे। गिलफोर्ड हमने बताया व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, और वुडवर्थ में बताया व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व कही जाती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, या व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में, या व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख शिक्षा जो संबंधित है, इससे रिलेटेड है व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने में, उसमें कुछ प्रमुख है। पहले जो संरचना दी है, जो डिवाइड किया है व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पे वर्गीकरण किया है। तो क्रेचमर महोदय ने पहला शरीर रचना के आधार पर शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? क्रेचमर ने।
क्रेचमर एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जो 3 प्रकार के बताते हैं। व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो शरीर रचना के आधार पर क्रेचमर जी ने किया है, वो 3 रूपों में इसको विभाजित किया है। पहला लंबकाय, दूसरा गोलकाय, तीसरा सुडोलकाय। पहला लंबकाय, दूसरा सुडोलकाय, तीसरा, पहला हो गया लंबकाय, दूसरा गोलकाय, तीसरा सुडोलकाय। पहला लंबकाय, दूसरा गोलकाय, तीसरा सुडोलकाय। चलिए पहले देखते हैं कि जो क्रेचमर जी ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, पहला लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय। तो लंबकाय के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लंबकाय के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो शरीर से दुबले पतले होते हैं और जिनका सर लंबा होता है तथा दूसरे की आलोचना खूब करते हैं। अगर अपनी आलोचना की बात आएगी या उनकी आलोचनाएं जब होने लगेंगी तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जब दूसरे की आलोचना करने में उनको खूब आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसे व्यक्ति को लंबकाय की श्रेणी में रखा गया है। जो क्रेचमर द्वारा शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसमें पहला है लंबकाय। ऐसे बालक जो शरीर से दुबले पतले होते हैं, सिर उनका लंबा होता है और दूसरों की आलोचना खूब करते हैं तथा अपनी जब आलोचना होने लगती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को लंबकाय की श्रेणी में रखा गया। दूसरा जो है गोलकाय। गोलकाय ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोटे होते हैं तथा गोलमटोल होते हैं या आरामदायक जो व्यक्ति पसंद करते हैं, जो जिनको बहुत आराम, हमेशा आराम ही करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गोलकाय। तथा इनमें एक विशेष गुण होता है, वो सामाजिकता के गुण इनमें होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को गोलकाय की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो है सुडोलकाय, जो क्रेचमर द्वारा वर्गीकरण किया गया है, तीसरा सुडोलकाय। सुडोलकाय में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है जो हिष्ट पुष्ट हो तथा जो है सीना चौड़ा हो और बाजुएं मजबूत हो तथा ऐसे व्यक्ति जो नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर ले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सुडोलकाय के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में दूसरा स्थान है शरीर आकृति के आधार पर। दूसरा शरीर आकृति के आधार पर। शरीर की आकृति के आधार पर सेल्डन महोदय ने इसका वर्गीकरण किया है। सेल्डन महोदय। और अगर बात किया जाएगा शरीर रचना के आधार पे, तो क्रेचमर ने लंबकाय, गोलकाय, सुडोलकाय। फिर आते हैं शरीर आकृति के आधार पे, सेल्डन महोदय ने भी 3 भागों में वर्गीकरण व्यक्तित्व को किया है। पहला लंबाकार, दूसरा गोलाकार, तीसरा आयताकार। पहला लंबाकार, गोलाकार और तीसरा आयताकार। पहला लंबाकार, दूसरा गोलाकार, तीसरा आयताकार। चलिए इसको देखते हैं। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में जब दूसरा नंबर आता है शरीर की आकृति के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, तो नाम किसका आएगा? सेल्डन महोदय का। सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जो बताते हैं कि लंबाकार, गोलाकार तथा आयताकार के विषय में। अगर लंबाकार की बात किया गया है तो इसमें किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया है सेल्डन महोदय ने? सेल्डन महोदय बताते हैं कि लंबाकार के अंतर्गत जो व्यक्ति दुबले पतले हों, कमजोर हों तथा संवेदनशील हों तथा जो बहुत ही शर्मीले टाइप के लोग होते हैं, वो लंबाकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण इनका है गोलाकार। गोलाकार में ऐसे व्यक्ति जो मोटे होते हैं
आरामदायक होते हैं तथा जिनको जो भोजन खूब करते हैं, मतलब आराम प्रिय होते हैं, जो भोजन प्रिय होते हैं, और तथा इनको नींद बहुत आती है, तो सोते भी बहुत है, खाते भी बहुत है। तो ऐसे व्यक्ति गोलाकार की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा जो है हमने बताया आयताकार। आयताकार आयताकार की श्रेणी में ऐसे बालक रखे गए, ऐसे व्यक्ति रखे गए हैं जो स्वस्थ हों, स्वस्थ तथा साहसी और निडर वाले व्यक्ति होते हैं, जो वो आयताकार के अंतर्गत रखते हैं। और इसी कड़ी में जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जा रहा है, इसी कड़ी में एक है मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। तीसरा मनोवैज्ञानिकों के आधार पर अगर बात आएगी मनोवैज्ञानिकों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है, तो युंग महोदय। एक है युंग महोदय है, कहीं कहीं जुंग मिलता है। तो इन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है तीन भाग में। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। तो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर वर्गीकरण किया है, तो युंग महोदय ने वर्गीकरण किया है। इसमें इन्होंने तीन रूप में विभाजित किया। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। तो अंतर्मुखी के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जो किसी भी गतिविधियों, जो सामाजिक गतिविधियां हम उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं या अपने हित के बारे में सोचते हैं या इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, मतलब अपने प्रगति के बारे में सोचते हैं, अपने भले के बारे में सोचते हैं। वो सामाजिक गतिविधियां या जो चकाचौंध की दुनिया है उससे दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते हैं, वो केवल अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है दूसरा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर के जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जो इच्छा होती है, इसको नकारते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट की तरफ भागते हैं। मतलब कहने मतलब अब वो केवल अपने व्यक्तिगत बारे में नहीं सोचते हैं, वो मतलब सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं या समाज के विकास के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बहिर्मुखी की संज्ञा दी गई है। और इसके बाद आता है उभयमुखी। उभयमुखी की संज्ञा जो है, जो मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के अंदर जो गुण विद्यमान होते हैं तथा बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व जो होते हैं व्यक्ति, जो उनके अंदर गुण विद्यमान होते हैं, ये दोनों गुण मतलब अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले जो गुण है तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो गुण है, दोनों गुण जो है उभयमुखी के अंतर्गत आते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनके अंतर्गत अंतर्मुखी के गुण तथा बहिर्मुखी के गुण, मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के गुण विद्यमान हो, उसे उभयमुखी की संज्ञा दी गई है। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो सोचने से कुछ नहीं होता, आपको संघर्ष करना होगा, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो इसी बस आज की क्लास में इतना ही। एक बार आपसे पुनः आग्रह है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।